स्टूडेंट, आज मैं कक्षा 12वीं भूगोल विषय के अंतर्गत अध्याय 10 का मानव बस्ती का जो टॉपिक छूटा हुआ था उसका आज हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, हम देखते हैं नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण। ठीक है, नगर बस्तियों को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया गया है: पूर्वा नगरी तथा बाजार गांव, कस्बा नगर, महानगर, सन्न नगर, विशाल नगर, मेगा सिटी। ठीक है, पूर्वा किसको बोलेंगे? इस प्रकार की बस्तियां भारत में नहीं मिलती, किंतु संयुक्त राज्य अमेरिका में यह नगरीय क्षेत्र का सबसे छोटा रूप होता है, जो न पूर्णतः ग्रामीण ग्रामीण ही होती है और न पूर्णतः नगरीय होती है। ये दोनों का सम्मिश्रण होता है, जिसका संबंध बड़े बड़े फर्मों से होता है। ठीक है, इसकी जनसंख्या 20 से 150 तक होती है। उसके बाद हम देखते हैं नगरीय या बाजार गांव। उत्तरी अमेरिका में कृषि निवासों से संबंधित व्यावसायिक केंद्र के वो नगरीय गांव के श्रेणी में रखा जाता है। इन गांवों में कारीगर, दुकानदार, दलाल तथा अन्य व्यवसायी लोग यहाँ निवास करते हैं, जो कृषि निवासियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ठीक है, यहाँ की जनसंख्या 150 से 600 तक की होती है। उसके बाद देखते हैं हम कस्बा पूर्वा तथा नगरीय गांव से थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, कस्बों में नागरिक कार्यों का महत्व अधिक स्पष्ट होता है। कस्बों में विशिष्ट क्रियाएं पाई जाती है जो सामान्यतः गांवों में नहीं मिलती हैं। कस्बे बहुधा किसी सड़क अथवा रेलवे स्टेशन के निकट ही स्थित होते हैं। उसके बाद देखते हैं हम नगर। धरातल पर मानव क्रियाओं द्वारा निर्मित एक विशिष्ट प्रकार का सामाजिक संगठन संपन्न होता है। इसके द्वारा ही उस क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है तथा उसका राजनीतिक विकास होता है। इसका कार्य क्षेत्र राजनीतिक तथा सामाजिक सेवाओं का भी केंद्र बिंदु होता है। नगर में भांति भांति की दुकानें, व्यापारिक तथा प्रशासनिक दफ्तर, शिक्षण संस्थाएं, आमोद प्रमोद के साधन एवं चिकित्सालय आदि की सुविधाएं प्रमुख रूप से होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं महानगर। ठीक, यह नगर के अग्रणी नगर होते हैं और अपने आसपास की क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धाओं से ऊपर उठ जाता है। इनके कार्य सामान्य नगरों से अधिक एवं बड़े होते हैं। यहाँ पर प्रमुख वित्तीय संस्थाएं, प्रादेशिक प्रशासनिक कार्यालय स्थित होते हैं। यहाँ पर यह यातायात के वृहद केंद्र होते हैं। इनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है। उसके बाद देखते हैं हम छठवां सन्न नगर। सन्न नगर शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग पैट्रिक गिडीज ने 1915 में किया था। यह एक ऐसा नगरीय क्षेत्र होता है जो 2 या 2 से अधिक बड़े नगरों के मिलने से बनता है, जैसे दिल्ली, गाजियाबाद, ग्रेटर लंदन, मैनचेस्टर, शिकागो, टोक्यो एवं कलकत्ता आदि सन्न नगरों के उदाहरण हैं। उसके बाद देखते हैं हम विशाल नगर। विशाल नगर किसको बोलेंगे हम? मेगापोलिस। यह विशाल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1957 में जीन गोटमेट ने किया था। यह एक विशाल नगरों का प्रदेश होता है जिसमें कई सन्न नगर मिले होते हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारे सन्न नगर जब मिलते हैं तो विशाल नगर का निर्माण होता है। उसके बाद देखते हैं हम मेगा सिटी। ठीक है, यह अपेक्षाकृत नवीन शब्दावली है जो एक ऐसे नगरों के लिए प्रयोग में लाई जाती है जिसकी कुल जनसंख्या करोड़ों से अधिक होती है। सर्वप्रथम 1950 में न्यूयॉर्क नगर इस श्रेणी में सम्मिलित हुआ था। उसके बाद देखेंगे हम नगरीय क्षेत्रों के कार्य। उसके बाद हम देखेंगे नगरीय क्षेत्रों के कार्य। ठीक है, नगर क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां चलती रहती हैं। ठीक है, ये गतिविधियां जैसे बोलेंगे कि वहाँ पे मुख्य रूप से कैसे कैसे वो होंगे। ठीक है, यातायात का वहाँ पूरा वो होगा, व्यवस्था होगा। मनोरंजनात्मक कार्य का भी, खनन, निर्माण, आवासीय तथा सूचना प्रौद्योगिकी के नगर। ठीक है, ये सब का जो वहाँ पे मेन पूरा जो क्या बोलना चाहिए सुविधा वहाँ नगर क्षेत्रों में उपलब्ध होती है। ठीक है, उसी के आधार पर हम देखते हैं नगरों के प्रकार का साधारण वर्गीकरण किया गया है। पहला प्रशासनिक नगर। ठीक है, इस प्रकार के नगर देशों एवं राज्यों की राजधानी तथा जिले के अन्य प्रशासनिक इकाइयों पर का मुख्यालय होता है। ऐसे नगरों में सरकारी इमारतें, संसद भवन, विधानसभा, ठीक है, मुख्य रूप से होते हैं। ठीक है, सरकारी मतलब विभागों का मुख्यालय यहाँ पे प्रशासनिक नगर में प्रमुख रूप से होता है। उसके बाद देखते हैं हम प्रतिरक्षा नगर। ठीक है,
यहाँ ये नगर सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। इन नगरों में सेना, नौसेना तथा वायुसेना के सैनिकों का निवास स्थान प्रमुख रूप से होता है। उसके बाद देखते हैं सांस्कृतिक नगर। इन नगरों में शिक्षा, मनोरंजन, कला तथा धार्मिक प्रसार की सुविधा होती है। ठीक है। शिक्षा नगर में कई नगरों का विकास शिक्षा संबंधी सुविधाओं की उपस्थिति के कारण हुआ है। इन नगरों में विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय, छात्रावास, पुस्तकालय एवं खेल मैदानों में प्रचुरता होती है। ठीक है। धार्मिक नगर में कई नगर धार्मिक महत्व के होते हैं। उनकी महिमा महान गुरुओं के कारण होती है, जैसे वेटिकन सिटी पोप के कारण तथा तिब्बत में लहज़ादा दलाई लामा के कारण प्रसिद्ध हो गए हैं। 30 स्थानों में जैसलमेर, मक्का, हरिद्वार, वाराणसी, इलाहाबाद, अमृतसर, मथुरा, वैष्णो देवी तथा अजमेर इत्यादि प्रसिद्ध हैं। उसके बाद देखते हैं हम आकृति के आधार पर नगरों का वर्गीकरण। ठीक है। आकृति के आधार कैसे वर्गीकरण किया गया? तो नगर विभिन्न प्रकार के आकारों के होते हैं, जिसमें रेखीय, वर्गीकार, ताराकार तथा अर्धचंद्राकार प्रमुख है। किसी भी नगर की आकृति वास्तुकला तथा भवनों की शैली वहां की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं पर निर्भर करती है। विकसित देशों में कस्बे नगर विकसितशील देशों में कस्बों एवं नगरों से भिन्न होते हैं। विकसित देशों में कस्बे एवं नगर योजनाबद्ध विधि से बसाए जाते हैं, जबकि विकासशील देशों में अधिकांश कस्बों एवं नगरों की अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होती है और ये अनियमित आकृति के होते हैं। उदाहरणतः चंडीगढ़ एवं कैनबरा नियोजित नगर है, जबकि भारत में छोटे छोटे कस्बे ऐतिहासिक रूप से परकोटे से बाहर की ओर बड़े नगरीय फैलाव में गैर योजनाबद्ध तरीके से विकसित हुए हैं। ठीक है। देखते हैं नगरों के आकार में वृद्धि होने से क्या परिणाम हो रहा है विकासशील देशों में। ठीक है। प्रायः सभी औद्योगिक क्षेत्रों में छोटे उपनगरों का विकास किसी बड़े औद्योगिक नगर के चारों ओर अथवा निकट हो जाता है। इसमें न केवल उपनगरों तथा बड़े नगरों की जनसंख्या का भार घना हो जाता है, वरन रहने के स्थानों की भी कमी हो जाती है। अधिक घनत्व के कारण सामान्य एवं आवश्यक सुविधाएं एवं पेयजल का अभाव वहां होने लगता है। ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखेंगे हम, उपनगरों का विस्तार एवं कृषि भूमि का सिकुड़ना। जो नगर जितना बड़ा होता है उस अनुपात में वहां अच्छे स्थानों का अभाव भी बढ़ता जाता है, जिसके कारण भूमि के मूल्यों में वृद्धि होती है। ठीक है। इसका देखते तीसरा पॉइंट हो गया प्रशासनिक तथा नगरीय सुविधाओं का अभाव हो जाता है। वहाँ जो जो नगर का स्वरूप बढ़ता जाता है उसकी जनसंख्या भी वृद्धि के कारण बदलने लगता है सब। ठीक है। प्रशासनिक प्रबंध की समस्या भी गंभीर रूप से धारण कर लेती है। सिटी कॉरपोरेशन का कार्य क्षेत्र भी बढ़ने लगता है। इनका कार्य न केवल नगरों का कार्य क्षेत्र भी बढ़ने नगरों का जो कार्य है वो भी बढ़ जाता है, जैसे सफाई रखना, पेयजल, बिजली, सड़कों तथा जल प्रवाह की सुविधा प्रदान करना होता है, वरन शिक्षा का आमोद प्रमोद की सुविधा भी जुटाना होता है। ठीक है। इन कार्यों में अनेक नागरिक समिति, पुलिस, न्याय विभाग आदि का सहयोग होता है, किंतु फिर भी नगर की सफाई तथा रोशनी की व्यवस्था गड़बड़ ही रहती है। सर्वत्र कूड़े कचरे के गंदे ढेर, पानी के ढेर, सुरक्षा की भावना का अभाव, ये सब वहाँ समस्याएं उत्पन्न होती है। उसके बाद देखते हैं चौथा हम सामाजिक कुप्रभाव। ठीक है। नगरों के विकास और वृद्धि का सबसे अधिक प्रभाव सामाजिक होता है। मनुष्य सदा मशीनों के बीच में रहता है, उन्हीं पर काम करता है, अतः उनका जीवन भी मशीनों की भांति नीरस और शुष्क हो जाता है। अतः सभी प्रकार के मानवीय मूल्यों का ह्रास हो जाता है। इसके अतिरिक्त शराब घर, नाचघर, वेश्यालय, नशीले पदार्थों की प्राप्ति के कारण नगरों का नैतिक स्तर तेजी से गिरता जाता है। उसके हम देखेंगे आखिरी पॉइंट देखेंगे हम पांचवा मरीन बस्तियां। मरीन बस्तियां हम किसको बोलेंगे? सामान्यतः विकासशील देशों में तेजी से हो रहे ग्राम नगर प्रवास से नगरों में आधुनिकीकृत और अनियमित बसाव को प्रोत्साहन मिला है, जिसके परिणाम स्वरूप नगरीय बस्तियों में गंदी बस्तियों का जन्म हुआ। मलिन बस्तियां नगरीय क्षेत्र का वह आवासीय भाग है जिनमें अत्यंत निर्धन लोग बसे होते हैं। ठीक है। जो अपनी निजी भूमि खरीदने में असमर्थ होते हैं, अतः वह खाली पड़ी निजी अथवा सार्वजनिक भूमि पर बस जाते हैं। ऐसे क्षेत्रों में बुनियादी नागरिक सुविधाओं का अभाव होता है और गंदगी एवं कूड़े के ढेर युक्त इस क्षेत्र के निवासियों का जीवन अत्यंत ही दुष्कर हो जाता है। ठीक है। इस प्रकार हमारा ये मानव बस्ती का जो अध्याय है वो समाप्त हुआ।